नमस्कार, मैं अंजू सोनकर। आज मैं आपके समक्ष जो विषय लेकर आई हूँ गृह विज्ञान के अंतर्गत, वह है परामर्शदाता के गुण और कौशल, क्वालिटीज़ एंड स्किल ऑफ अ काउंसलर। और दूसरा पॉइंट हम आपको बताएंगे प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, परामर्श की प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे परामर्शदाता के गुण और कौशल के बारे में कि परामर्श जैसा कि एक विशिष्ट एवं सुनिश्चित परिस्थितियों में दिया जाता है और यह पहले से निर्धारित होता है। इसके लिए परामर्शदाता में विभिन्न प्रकार की योग्यताओं और कौशलों का होना आवश्यक होता है। परामर्शदाता में अच्छे पारस्परिक संबंध विकसित करने का गुण होना चाहिए, दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने तथा नेतृत्व करने की उसमें योग्यता होनी चाहिए, स्वस्थ जीवन दर्शन, नागरिकता का भाव, उत्तम आचरण तथा मानव प्रकृति में उसकी आस्था होनी चाहिए, कुछ सामाजिक अभिरुचियाँ, बुद्धि, कार्य क्षमता, संस्कृति, व्यावहारिक निर्णय और सामान्य बुद्धिगुण का समावेश उसके सलाह में आवश्यक रूप से होना चाहिए। और उसको अपने स्वयं के न्यूनताओं की जानकारी, क्या उसके अंदर कमियां हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। पूर्वानुभवों से लाभ उठाने की उसमें योग्यता होनी चाहिए कि जो पहले से कुछ सीखा हुआ है उससे और क्या बेहतर कर सकता है। वृत्तिक दृष्टिकोण होना चाहिए, माने उसका जो दृष्टिकोण है वो समस्याओं के केंद्र पर निर्धारित होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए। कर्तव्य निर्धारित समय के अलावा भी कार्य करने में कि उसमें इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो निर्धारित समय है बस उसी में कार्य करे और उसके अलावा उस कार्य को नहीं कर सकता है, तो उसके अंदर ऐसी इच्छा भी होनी चाहिए। परामर्शदाता में इतना कौशल होना चाहिए कि वह अनुभव या अनौपचारिक शिक्षा द्वारा जो अपना अर्जित ज्ञान का उपयोग कर सकने में समर्थ हो सके, जो उसके पास ज्ञान होता है उसका वो पूरा उपयोग करे। इसके लिए परामर्शदाता को बौद्धिक रूप से जागृत रहना पड़ता है। परामर्शदाता का अपना व्यवसाय का क्षेत्र विशिष्ट होता है, तो इस विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। जैसे रोजगार की संभावनाओं की जानकारी अगर दे रहा है तो उसे यह भी ज्ञात होना चाहिए कि उन सभी व्यवसायों हेतु कौन कौन सी योग्यताएं और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। परामर्शदाता को विशिष्ट तकनीकों को प्रयुक्त करने में कुशल होना चाहिए, जैसे साक्षात्कार का तकनीक, नियोजन तथा स्थानापन्न की तकनीक, बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, ये सब में उसको एक्सपर्ट होना चाहिए इसके प्रयोग में। फिर व्यावसायिक सूचनाओं का विवरण एवं मापन परीक्षण की जानकारी उसे होनी चाहिए। तो यह सभी गुण एवं कौशल है जो एक परामर्शदाता में यदि वह होता है तो वह एक योग्य परामर्शदाता कहलाता है। तो यह थे एक परामर्शदाता के गुण और कौशल। अब हम आगे आपको बताते हैं परामर्श की प्रक्रिया के बारे में, प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, कोई भी प्रक्रिया किसी न किसी दिशा में एक अथवा अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही संपन्न की जाती है। आप समझ गए? यानी किसी भी कार्य को करने चलते हैं तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। तो उसी की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है, जो संपन्न किया जाता है, तो सफलता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रथम से लेकर के अंतिम चरण तक जो योजनाबद्ध तरीके अपनाए जाते हैं उसको कार्य करने की प्रक्रिया कहते हैं। मतलब स्टेप वाइज कार्य करने का जो तरीका होता है वो कार्य करने की प्रक्रिया कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं परामर्श की प्रक्रिया में। परामर्श की प्रक्रिया में जब हम देखते हैं कि सबसे पहले जब परामर्श देने की आवश्यकता पड़ती है
तो व्यक्तिगत या संपर्क की आवश्यकता होती है। फिर संपर्क के बाद हस्तक्षेप करना उसकी समस्याओं में, फिर उसके बाद समस्याओं में हस्तक्षेप करके उसकी जांच करना या उसमें निरंतरता लाना, गति लाना, फिर होता है मूल्यांकन करना, फिर उसके बाद समापन। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं आपको परामर्श की प्रक्रिया में संपर्क क्या है। संपर्क, कॉन्टेक्ट। परामर्श की प्रक्रिया में सर्वप्रथम परामर्शदाता को परामर्श प्रार्थी की समस्या का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए पारस्परिक संपर्क की आवश्यकता होती है, जिसमें सेवार्थी व उपबोधक दोनों को एक दूसरे को जानना एवं समझना आवश्यक होता है। मतलब परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी दोनों को एक दूसरे से अच्छी तरह से एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। फिर परामर्शदाता मौन रह करके परामर्श प्रार्थी की समस्या को ध्यानपूर्वक सुनता है और परामर्श प्रार्थी को यह आभास कराता है कि वह उसकी बातों को पूरे ध्यान से सुन रहा है। फिर यदि सेवार्थी एवं परामर्शदाता के मध्य समुचित संवाद स्थापित न हो पाए, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो उपबोधन की प्रक्रिया होती है वह सफल नहीं हो सकती है। अब परामर्श की प्रक्रिया में दूसरा स्टेप आता है इंटरवेंशन, यानी हस्तक्षेप करना। परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उसकी समस्या का सुझाव देने हेतु अपना हस्तक्षेप करना अब इस स्टेप से प्रारंभ कर देता है। ऐसे में परामर्श प्रार्थी की योग्यता और क्षमता के बारे में पता लगाना परामर्शदाता के लिए आवश्यक हो जाता है। समस्या व्यक्तिगत, स्वास्थ्य, परिवार, गृहस्थ जीवन, सामाजिक जीवन, व्यापारिक जीवन, व्यावसायिक जीवन, सभी किसी भी क्षेत्रों से संबंधित हो सकती है परामर्श प्रार्थी की। तो ये समस्याओं को वह पहले जानने की कोशिश कर लेता है कि यह समस्या परामर्श प्रार्थी की किस क्षेत्र से संबंधित है। फिर सेवार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली मार्गों को एवं कार्यों को वह इंगित करता है और फिर उसके कुछ मानदंड, कुछ जो परामर्श होता है वह परामर्श प्रार्थी को देता है, वह उसको अपनाने के लिए कहता है। फिर इसके आगे जब हम बढ़ते हैं कि फॉलोअप माने जांच करना, मतलब आगे की कार्यवाही करना या परामर्श में निरंतरता लाना, तो तीसरे स्टेप में जब पहुंचते हैं तो परामर्श प्रदान करने की प्रक्रिया के अंतर्गत जब परामर्श प्रार्थियों को लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए प्रश्नावली, साक्षात्कार, विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा जांच करके सेवार्थी की समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। मतलब ये सारे टूल्स अपनाना चाहिए। जो साइकोलॉजिकल टूल्स होता है परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को दूर करने के लिए, उसे परामर्शदाता को अपनाना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है परामर्श प्रक्रिया में इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन। परामर्श द्वारा सेवार्थी के सकारात्मक मूल्यांकन की दृष्टि से उसकी प्रशंसा करना चाहिए, गतिविधियों का मूल्यांकन करना चाहिए। परामर्श प्रार्थी किस सीमा तक परामर्शदाता के विचारों को स्वीकार किया, यह पता लगाना चाहिए। परामर्श प्रक्रिया में होने वाली त्रुटियों को ज्ञात कर लिया जाता है मूल्यांकन के द्वारा, ताकि इसके उपरांत जब नवीन परामर्श दिया जाए तो उसमें इन त्रुटियों की पुनरावृत्ति न होने पाए, इसका परामर्शदाता द्वारा हमेशा प्रयास किया जाता है। फिर इवैल्यूएशन के बाद आता है लास्ट स्टेप समापन का। यह परामर्श प्रक्रिया की अंतिम चरण है समापन, यानी क्लोजर। मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से परामर्श प्रक्रिया की सफलता से जब परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी दोनों संतुष्ट हो जाते हैं, अर्थात समस्याओं के निदान में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। दोनों के संतुष्ट होने से तात्पर्य यही है कि उनकी जो समस्याएं थी उसमें उनको सफलता मिल चुकी है। तो परामर्श का उद्देश्य यही होता है कि समायोजन की क्षमता में वृद्धि और कुसमायोजन को दूर करना, क्योंकि कोई भी परामर्श प्रार्थी परामर्शदाता के पास तभी आता है जब उसके पास
किसी भी क्षेत्र की संबंधित समस्याएं होती है जिसमें वह एडजस्ट नहीं कर पाता है, तभी उसको सलाह की ज़रूरत पड़ती है परामर्शदाता के। तो उसमें जब वो समायोजन की क्षमता में ऐसी स्थिति में वृद्धि हो जाता है और उसका कुसमायोजन जो होता है वो दूर हो जाता है। जब इन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है तो परामर्श प्रक्रिया का अंतिम चरण समाप्त होता है और एक परामर्श प्रार्थी अपने समस्याग्रस्त जीवन से मुक्त होकर अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। तो आज हमने आपको गृह विज्ञान विषय में जानकारी दिया परामर्श की प्रक्रिया के बारे में। कल हम आपसे फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।